Hello everyone, welcome you all to my channel Accountsmate. I hope you all are taking good care of your health. So आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है इशू ऑफ डिबेंचर और डिबेंचर में एट द टाइम ऑफ इशू जितनी भी मैक्सिमम एंट्रीज हैं आज वो सब कवर करने का ट्राई करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस वीडियो इज इम्पोर्टेंट फॉर 12th एज वेल एज फॉर बीकॉम स्टूडेंट्स टू। तो आज सबसे पहला एग्जाम्पल जो हमने लिया है उससे स्टार्ट करते हैं। डिबेंचर क्या होते हैं, एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले समझते हैं कि डिबेंचर होते क्या हैं। डिबेंचर्स आर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। अगर कंपनी आपसे मतलब पब्लिक से एज एट लार्ज अगर कैश लेती है एज लोन और उसको जो देती है उसे कहते हैं डिबेंचर्स। मतलब अगर आप कंपनी के डिबेंचर खरीदते हो तो आपने कंपनी को समवेयर लोन प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। सो व्हाट डिबेंचर इज? डिबेंचर इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। अगर आप कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो क्या था, अगर आप कंपनी के शेयर्स खरीदते थे तो आपने कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया एज ओनर, तो शेयर्स एज ओनर इन्वेस्टमेंट आपका और डिबेंचर एज लोन इन्वेस्टमेंट आपका, राइट। तो डिबेंचर के आगे हमेशा एक रेट स्पेसिफाइड होता है। अब ये रेट परसेंट क्या, डिबेंचर होल्डर्स को हमेशा जो भी रेट स्पेसिफाइड है 9%, 10%, 12% उस रेट से ईयरली इंटरेस्ट मिलता है। शेयर होल्डर्स को क्या मिलता था, डिविडेंड, डिबेंचर होल्डर्स को मिलेगा इंटरेस्ट। तो होपफुली आपको डिबेंचर समझ में आ गया कि कंपनी को आपने एज होल लोन प्रोवाइड किया जिस पर आपको ईयरली एक रेट से इंटरेस्ट मिलने वाला है। डिबेंचर्स में एक टर्म और याद रखनी है, जीरो कूपन बॉन्ड्स। डिबेंचर में कुछ डिबेंचर की क्लास ऐसी होती है जिनके आगे रेट स्पेसिफाइड नहीं होता, वो आपको बहुत कम रेट पर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। जैसे 100 रुपए का डिबेंचर आज आपको 80 रुपीज में प्रोवाइड हो गया। इन फ्यूचर जब वो रिडीम होगा, रिडीम मतलब रीपेमेंट, जब इनका कैश आपको वापस मिलेगा जितना आपने पे किया था, तो 80 की जगह आपको 100 रुपए का फेस वैल्यू थी, आपको 80 में मिला था। अगर इन फ्यूचर वो आपको 150 पे कर रहे हो तो ये इनहेरेंट 80 और 150 का डिफरेंस इंटरेस्ट माना जाता है। तो उनके आगे कोई रेट स्पेसिफाइड नहीं होता। कौन सी क्लास होती है वो? जीरो कूपन बॉन्ड्स या डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स। होपफुली आपको डिबेंचर के बारे में समझ में आ गया, डिबेंचर के आगे जो रेट परसेंट स्पेसिफाई होता है उसके बारे में समझ में आ गया, और जीरो कूपन बॉन्ड्स या डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स क्या होते हैं ये समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल्स की मदद से जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। So, first example is Shiv Limited issued 1,09% debentures of 100 each. एक कंपनी ने 1 लाख डिबेंचर्स कितने के, 100 रुपए के ईच आज इशू किए। वो कितनी एप्लीकेशन पर मांग रहा है? 40 एप्लीकेशन, अलॉटमेंट पर 20 और बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये बिल्कुल शेयर्स जैसा है, इसीलिए मैं बार बार डिबेंचर्स के साथ शेयर्स का नाम भी ले रही हूँ। बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड मतलब जब कंपनी को नीड होगी कंपनी तब उन पैसों को आपसे डिमांड कर लेगी, डिबेंचर होल्डर से डिमांड कर लेगी। तो एप्लीकेशन पर 40 पर शेयर, अलॉटमेंट पर 20 और बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। तो जर्नल एंट्रीज क्या होती है देखते हैं। जैसे शेयर्स में सबसे पहले एंट्री होती थी रिसीव की, सिमिलरली सबसे पहले डिबेंचर में आपको रिसीव वाली एंट्री बनानी है। क्या एंट्री होती है वो? कंपनी कभी भी कैश नहीं लेती, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन की जगह क्या वर्ड यूज हो गया? डिबेंचर एप्लीकेशन। कितनी अमाउंट? 1 लाख शेयर्स पर 40 रुपीज। तो कितनी अमाउंट रिसीव हुई? 40 लैक्स कंपनी को रिसीव हुई एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। अब इसके बाद हम बनाते हैं ड्यू वाली एंट्री, मींस डिबेंचर एप्लीकेशन पर जो भी आपको अमाउंट रिसीव हुई वो आप ट्रांसफर कर दोगे, कितना, जो भी उसकी क्लास है, 9% वाले डिबेंचर्स। जहां शेयर कैपिटल लिखते थे शेयर कैपिटल की जगह बस 9% डिबेंचर्स लिख दिया। अमाउंट सेम 40 लाख रुपीज से आप अपने डिबेंचर्स वाली अमाउंट को बढ़ा रहे हो। डिबेंचर लायबिलिटी जब भी बढ़ती है क्रेडिट। इसके बाद सिर्फ एप्लीकेशन ऐसी होती है जो पहले रिसीव बाद में ड्यू, बाकी जब भी एंट्री होगी पहले ड्यू फिर रिसीव। अब आप क्या करेंगे? अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। डिबेंचर अलॉटमेंट टू 9% डिबेंचर। अलॉटमेंट पे आपको कितनी अमाउंट चाहिए? 1 लाख शेयर्स पर 20, 1 लाख शेयर्स पर 20 पर डिबेंचर्स आपने डिमांड किया। तो समवेयर कितनी अमाउंट चाहिए आपको? 20 लैक्स। फिर आपको ये रिसीव हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। कितनी अमाउंट रिसीव हो गई? सेम, क्योंकि ना मैंने यहाँ कॉल्स इन अरियर्स बोला ना मैंने यहाँ कॉल्स इन एडवांस। बाकी इसमें सारी सिचुएशन हो सकती है जैसे शेयर्स में था कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन अरियर्स, बट अभी सिंपल एंट्री के पार्ट पर हमने क्वेश्चन किया
जितनी भी आपने एप्लीकेशन अमाउंट थी पहले आपको रिसीव हो गई, फिर आपने उसे अपने डिबेंचर्स बढ़ा दिए, फिर आपने अलॉटमेंट ड्यू की और अलॉटमेंट आपको रिसीव हो गई। कई बार क्वेश्चंस में होता है कि राम, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज को समझते हैं कि कई बार सारा का सारा पैसा एक साथ मंगा लिया जाता है। ये नॉर्मली हमने शेयर्स में नहीं पढ़ा था, ये हमने डिबेंचर्स में है। मींस राम लिमिटेड ने 1009% डिबेंचर्स इशू किए 100 के ईच एंड द होल अमाउंट वाज पेएबल अलोंग विद एप्लीकेशन मनी। सारा का सारा पैसा आपको एप्लीकेशन मनी के साथ रिसीव हो गया। तो क्या एंट्री बनेगी? उस सिचुएशन में आपको सिर्फ 2 एंट्री बनानी होती है। वो एंट्री क्या? फर्स्ट आपको रिसीव हो जाएगी सारी अमाउंट एक साथ, तो आप डिबेंचर एप्लीकेशन ना डालकर उसको एक क्लब अकाउंट का नाम देते हैं, वो होता है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। मींस इकट्ठा अगर कभी भी कंपनी पैसा मांग रही है डिबेंचर के अगेंस्ट, तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे और कितनी अमाउंट रिसीव होगी? 1000 डिबेंचर्स पर 100 ईच, इकट्ठा सारा अमाउंट। 100 मीन्स सारे के सारे पैसे कंपनी ने एक बारी में ही आपसे ले लिए। अब इसे रिसीव वाली एंट्री बोलते हैं हम। अब फिर ड्यू वाली एंट्री बना लेंगे। मीन्स जो भी आपका डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट नाम से अमाउंट आया था, उससे आप अपने डिबेंचर की क्लास क्या थी, 9% वाले डिबेंचर्स, उसको आप क्रेडिट कर देंगे। सो होपफुली आपको सिचुएशन समझ में आई। अगर आप अमाउंट जो भी फेस वैल्यू है उसको तोड़कर कुछ एप्लीकेशन, कुछ अलॉटमेंट और कुछ जब आपको रिक्वायर्ड है तब मंगाते हैं, तो आप अकॉर्डिंगली एप्लीकेशन रिसीव, एप्लीकेशन ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू, फिर रिसीव की एंट्री बनाएंगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि उसने बोला जब जरूरत होगी तब मांग लेंगे, तो उसकी एंट्री हमने नहीं बनाई। अगर कंपनी सारे के सारे पैसे को इकट्ठा मांगती है तो सारे पैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट इकट्ठा आ जाएंगे और जितना भी अमाउंट था फिर आप उसे 9% डिबेंचर्स में ट्रांसफर कर देंगे। अब बात करते हैं सेकंड केस की, जब आपको इशू के साथ साथ पहले कवर करेंगे हम इशू में अगर आपके शेयर इशू किए पार पर, प्रीमियम पर, डिस्काउंट पर, तो क्या एंट्री होती है। विद दैट अगर आपको इशू के टाइम पर ही पता हो कि रिडेम्पशन कब होना है, पार पर, प्रीमियम पर, डिस्काउंट पर, तो क्या एंट्री इशू के टाइम पर क्लब की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th के पार्ट से। अब उसे स्टार्ट करते हैं। अब टॉपिक कवर करते हैं इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। अगर आपको इशू के टाइम पर ही पता है कि इनका रिडेम्पशन या रीपेमेंट पार पर, प्रीमियम पर और डिस्काउंट पर होना है, तो उस चीज को इशू वाली एंट्री में किस तरीके से क्लब किया जाता है इसको देखते हैं। तो यहां मैंने 3 एग्जाम्पल लिख दिए हैं आपके लिए। फर्स्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। फेस वैल्यू 100 है डिबेंचर की और आपने आज 100 पर ही उसे इशू किया। मींस आपने इशू किया एट पार। इसका रिडेम्पशन कैसे हो रहा है, पार पर, डिस्काउंट पर, प्रीमियम पर, उसकी बाद में बात करते हुए 100 का डिबेंचर आज 100 में इशू किया, मींस एट पार किया, कुछ नहीं कह रखा तो सारी अमाउंट इकट्ठी मंगाई है। पहली एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो 100 अगर मैं यहां पर आपको बोल देती 500 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच इशूड एट 100, तो इसका मतलब मैंने 500 नंबर ऑफ डिबेंचर्स भी दे दिए। तो यहां मैं अमाउंट लिखती 500 इंटू 100, 50,000। होपफुली आपको समझ में आ रहा है। अगर मैंने 100 का डिबेंचर 100 पे इशू किया, मींस अभी मैं फेस वैल्यू के पार्ट से सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको समझा रही हूँ। तो 100 रुपए आपको इकट्ठा मिल गए और इस अमाउंट को आप क्या लिखेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू X% डिबेंचर। कितनी अमाउंट? 100। होपफुली आपको समझ में आ गया। अब सेकंड पार्ट, अगर 100 रुपए की फेस वैल्यू वाला डिबेंचर आपने 120 में इशू किया, मींस 100 प्लस 20, तो ये क्या सिचुएशन है? इशूड एट प्रीमियम। रिडेम्पशन से पहले वाली चीज क्या एंट्री बनाएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इकट्ठा कितनी अमाउंट रिसीव होगी अब आपको? 120। होपफुली आपको समझ में आ गया। अगर यही मैं आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स भी बोल देती तो अकॉर्डिंगली उनसे मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आप अमाउंट बाहर लिख देते। यहां एंट्री क्या बनाएंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आपको अमाउंट कितनी रिसीव हुई? 120। लेकिन आप X% डिबेंचर्स में क्या लिख सकते हैं? फेस वैल्यू, जैसे शेयर्स में लिखते थे 100 के डिबेंचर पर आपको 120 मिले, मींस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना रिसीव हुआ? 20। होपफुली आपको समझ में आ गया। अगर 100 का डिबेंचर प्रीमियम पर इशू हुआ है तो विद प्रीमियम अमाउंट रिसीव हुई अमाउंट
इसमें फेस वैल्यू और डिफरेंस अमाउंट आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। आगे देखते हैं, अगर मैंने 100 का डिबेंचर 90 में इशू किया मींस फेस वैल्यू से कम, तो ये सिचुएशन क्या है, डिस्काउंट पर इशू किया, रिडेम्पशन से पहले तक की सिचुएशन को कवर करते हुए एंट्री बनाते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यहां आप कितनी अमाउंट लिखेंगे जो आपको रिसीव हुई, उसके बाद ड्यू वाली एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू X% डिबेंचर, यहां आप लिखते हैं फेस वैल्यू 100 की चीज, लेकिन आपको रिसीव कितने हुए, सिर्फ 90। तो क्यों कम रिसीव हुए, क्योंकि आपने डिस्काउंट दिया होगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट 10। तो कुल मिला के अभी कौन सी सिचुएशन कवर हुई, अगर पार पर इशू किए तो इकट्ठे पैसे आए और आपने डिबेंचर्स बढ़ा दिया, अगर आपने प्रीमियम पर इशू किया तो आप ज्यादा अमाउंट आई, अकॉर्डिंगली सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में क्रेडिट हुआ, अगर आपने डिस्काउंट पर डिबेंचर्स इशू किए तो कम पैसे आए, डिस्काउंट को आपने अकॉर्डिंगली डेबिट कर दिया। अब अगर इशू के साथ ही आपको ये बता रखा है कि इनका रिडेम्पशन या ये रीपेबल है 100 पर, मतलब 100 का डिबेंचर अगर 100 पर रीपेबल है तो पार पर, तो कोई स्पेशल एंट्री आपको नहीं बनानी। अगर इसने बोला ये 100 वाला डिबेंचर 80 के डिस्काउंट पर आप रीपे करेंगे तो समवेयर प्रॉफिट हो गया, ये तो कंपनी के पार्ट से अगर सोचें, इसके लिए कोई स्पेशल एंट्री आपको नहीं बनानी। लेकिन अगर 100 का डिबेंचर, मैं बार बार फोकस कर रही हूँ फेस वैल्यू पर, मींस इशू प्राइस को कंसिडर ना करते हुए फेस वैल्यू से ही मुझे कंपेयर करना है। 100 का डिबेंचर अगर मैं 130 मतलब प्रीमियम पर रिडीम कर रही हूँ, फेस वैल्यू से कंपेयर करते हुए प्रीमियम पर मैं अगर इसको रिडीम कर रही हूँ, तो मतलब इन फ्यूचर जिससे मैंने अभी जो चीज 100 की थी उसके लिए फ्यूचर में 130 मतलब 30 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो पर शेयर 30 पर शेयर मींस पर डिबेंचर 30 रुपीज का जो आपका लॉस है, आप प्रूडेंसी कॉन्सेप्ट को बिलीव करते हुए आप उस लॉस को इशू के टाइम पर ही अज्यूम करेंगे, और इस एंट्री मींस सेकेंड एंट्री में एक एंट्री और क्लब हो जाएगी, और वो एंट्री क्या होगी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। आप डिबेंचर के इशू के टाइम पर एक लॉस अज्यूम करेंगे, क्यों, क्योंकि आपको देना पड़ेगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, कितनी अमाउंट 30, किससे कंपेयर किया, 100 की चीज 130 पर रिडीम हो रही है। ठीक, होपफुली आपको समझ में आ गया। इस एंट्री को मैं लिखूंगी L और T वाली एंट्री। ठीक, इशू में ही अगर आपको पता है कि इनका इन फ्यूचर रिडेम्पशन होगा प्रीमियम पर, तो इशू की जो सेकंड एंट्री है उसमें आपको ये एंट्री क्लब करनी है। अगर इसने नंबर ऑफ डिबेंचर भी दिए होते जैसे 500 डिबेंचर्स, तो आप अकॉर्डिंगली 30 में 500 की मल्टीप्लाई करके यहाँ अमाउंट वो लिख रहे होते। करेक्ट। अब आगे देखते हैं, दोबारा प्रैक्टिस ठीक कर लेते हैं। अगर आपका डिबेंचर था, इशू चाहे कितने पर भी हुआ, प्रीमियम पर था, प्रीमियम वाली एंट्री आप ऑलरेडी कर चुके हो। अगर इनका रिडेम्पशन हो रहा है 100 पर मतलब पार, कोई स्पेशल एंट्री नहीं, प्रीमियम को डिस्काउंट 80 पर तो कोई स्पेशल एंट्री नहीं। लेकिन अगर इनका रिडेम्पशन हो रहा है प्रीमियम पर तो एंट्री बनेगी, कंपेयर किससे करेंगे, इससे 100 की चीज 30 रुपए के प्रीमियम पर आप उसको रिडीम कर रहे हैं, तो क्या एंट्री क्लब हो जाएगी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, कितनी अमाउंट 30। करेक्ट। थर्ड पार्ट देखते हैं। अगर आपने डिबेंचर्स इशू किए थे डिस्काउंट पर, तो डिस्काउंट वाला पार्ट मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, यहाँ भी वो प्रीमियम और डिस्काउंट वाली चीज लिख दी मैंने। ये है डिस्काउंट, फेस वैल्यू से कम डिस्काउंट, फेस वैल्यू से ज्यादा प्रीमियम। तो अगर आप डिबेंचर्स का रिडेम्पशन कर रहे हो पार पर तो कोई भी लॉस नहीं है, मींस इन फ्यूचर आपको कोई लॉस नहीं है, तो इस लॉस के लिए कोई स्पेशल एंट्री नहीं है। डिस्काउंट पर कर रहे हो, फ्यूचर कोई लॉस नहीं है, उस लॉस को आज अज्यूम करने की नीड नहीं है। लेकिन अगर आप इनका रिडेम्पशन कर रहे हो प्रीमियम पर, मींस किससे कंपेयर किया, फेस वैल्यू से, इससे मतलब हम ये नहीं सोचेंगे कि 90 पर इशू किया था तो काफी लॉस हो गया, आपको फेस वैल्यू से कंपेयर करना है। तो जो 30 रुपए का आपको इन फ्यूचर लॉस होने वाला है, प्रूडेंसी और कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट की वजह से आप इस एंट्री में इशू के टाइम पर ही वो लॉस मान लेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, क्या अमाउंट 30। तो होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई। सबसे पहले आप लिखेंगे डिबेंचर्स को इशू किया आपने पार पर, प्रीमियम पर या डिस्काउंट पर, उसके बाद अकॉर्डिंगली इसकी एंट्री बनाने के बाद रिडेम्पशन सोचेंगे। रिडेम्पशन अगर पार और डिस्काउंट पर है तो कोई स्पेशल एंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पर है
तो आपको एक एंट्री क्लब करनी है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। और ये कितनी अमाउंट से होगी? फेस वैल्यू से कंपेयर करते हुए जो अमाउंट आएगी उस अमाउंट से। ठीक, होपफुली आपको ये समझ में आ गया है। एक चीज और, अगर यहाँ पर आपको डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है, तो आप इस दोनों को क्लब करके हम यहाँ 30 + 10 40 लिख सकते थे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, वो भी इसकी ऑल्टरनेटिव एंट्री है। आप टॉपिक कवर करते हैं, अगर आप डिबेंचर इशू करो एज कोलेटरल सिक्योरिटी, तो सबसे पहले आपको मतलब समझना होगा कोलेटरल सिक्योरिटी का। कोलेटरल सिक्योरिटी इज एन एडिशनल सिक्योरिटी इन एडिशन टू प्राइमरी सिक्योरिटी। अगर कंपनी कभी बैंक से लोन लेती है तो प्राइमरीली उसने कोई अपनी प्रॉपर्टी दे दी, प्रॉपर्टी के बाद अगर वो सेकेंडरी कोई एसेट अगर देना चाहती है तो उसमें कंपनी अपने डिबेंचर्स को इशू कर देती है। सो डिबेंचर क्या है? डिबेंचर आप यूज कर सकते हो एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल मतलब एक एडिशनल सिक्योरिटी इन एडिशन टू प्राइमरी सिक्योरिटी। होपफुली आपको समझ में आ गया। एंट्री किस तरीके से बनती है वो देखते हैं। एग्जाम्पल है, एस लिमिटेड हैड ₹5 लाख 5% डिबेंचर आउटस्टैंडिंग, मतलब कंपनी ने ऑलरेडी 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स पब्लिकली इशू कर रखे हैं, वो बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, इसकी कोई स्पेशल एंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये कई बार आपको क्वेश्चन में मिलता है सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। आगे, एज ऑन 1 अप्रैल ये चीज डिबेंचर आउटस्टैंडिंग थे। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी टुक अ लोन ऑफ ₹1,40,000, कंपनी ने आज लोन लिया 1,40,000 रुपए का। तो सबसे पहली एंट्री ये बनेगी। कंपनी कभी भी आपको लोन देती है तो आपका बैंक अकाउंट बढ़ा देती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, लाइबिलिटी बढ़ी लोन नाम की, लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है क्रेडिट। तो कंपनी ने अगर लोन लिया तो एंट्री बनेगी बैंक टू बैंक लोन। होपफुली आपको समझ में आ गई। बीइंग लोन रेज्ड, पीएनबी बैंक से लिया था और क्या किया? इशू 1500 5% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अगर कंपनी ने डिबेंचर्स को एज कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब गिरवी रखा समवेयर, तो कैश तो नहीं मिलेगा। एक इमेजिनरी अकाउंट जिसे आप बोलते हैं डिबेंचर सस्पेंस, पैसे नहीं आएंगे कंपनी के पास, डिबेंचर सस्पेंस नाम की चीज डेबिट हो जाएगी और कंपनी के पास से क्या जाएगा? डिबेंचर्स। डिबेंचर पर क्या रेट स्पेसिफाई था? 5% डिबेंचर। कितने डिबेंचर कंपनी ने इशू किए? 1500 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच मींस 1,50,000। कंपनी ने डिबेंचर्स इशू कर दिए 1,50,000। इसके डिफरेंस को कंपेयर करने की कोई नीड नहीं है। जिस अमाउंट का लोन लिया है वो लिख दिया आपने, और लोन से ज्यादा अमाउंट के डिबेंचर ही कंपनी एज कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करती है। तो जो भी डिबेंचर कंपनी ने इशू किए वो आपने लिख दिया। और एंट्री क्या हुई? डिबेंचर सस्पेंस टू X% डिबेंचर। लोन लेना बैंक टू बैंक लोन और डिबेंचर को इशू करना एज कोलेटरल सिक्योरिटी, डिबेंचर सस्पेंस टू X% डिबेंचर। होपफुली आपको समझ में आ गया। अब लास्ट टॉपिक कवर करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स में, जो है कंसिडरेशन अदर देन कैश। आप कवर करते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स का लास्ट टॉपिक, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ऑल्दो जब आप डिबेंचर इशू कर रहे थे एज कोलेटरल सिक्योरिटी तो वो भी कंसिडरेशन अदर देन कैश था, बट कंसिडरेशन अदर देन कैश में नॉर्मली हमने जो शेयर्स में किया था कि कंपनी असेट खरीद लेती है वेंडर से, या किसी का रनिंग बिजनेस असेट और लाइबिलिटी ले लेती है वेंडर से, फिर वेंडर को कैश देने की जगह अपनी कंपनी के डिबेंचर, जैसे शेयर्स इशू करती थी ऐसे ही डिबेंचर भी इशू कर सकती है। तो क्या एंट्री होंगी? 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। अगर कंपनी कभी भी असेट खरीदती है तो असेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, अगर उसने लाइबिलिटी भी खरीदी है टू वेंडर। से फॉर एन एग्जाम्पल कंपनी ने असेट खरीदे 1 लाख रुपए के, तो 1 लाख टू वेंडर 1 लाख, अगर लाइबिलिटी कुछ नहीं दे रखी। ठीक है, अगर कंपनी ने, जैसे एग्जाम्पल को थोड़ा सा, अगर 1 लाख के असेट खरीदे और 20,000 की लाइबिलिटी ले ली कंपनी ने और वेंडर को वो पे करने के लिए रेडी है 70,000 ओनली, तो ये तो डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं कर रहा। कंपनी ने असेट खरीद लिए ज्यादा अमाउंट के और पे कर रही है समवेयर बहुत कम, तो नीचे डिफरेंस आ रहा है, तो उस डिफरेंस को बोला जाता है कैपिटल रिजर्व। मींस कंपनी को फायदा हो गया, कंपनी के जितने भी फायदे होते हैं वो कैपिटल रिजर्व में जाते हैं। अगर उल्टा हो जाता, अगर कंपनी ने 1 लाख के असेट, 20,000 की लाइबिलिटी और वो वेंडर को रेडी है पे करने के लिए समवेयर 90,000, तो यहां डिफरेंस आ रहा है ऊपर, क्योंकि नीचे वाली अमाउंट आ रही है 90 + 20 110 और ऊपर 1 लाख। अगर ऊपर डिफरेंस आता है तो उसको आप क्या बोलते हैं? गुडविल। तो दूसरे एग्जाम्पल में जैसे ये 10,000 हमारा ऊपर आ गया। होपफुली आपको ये समझ में आया। मैंने क्या किया? कंपनी ने किसी का रनिंग बिजनेस समवेयर खरीद लिया, कुछ असेट और कुछ लाइबिलिटी को टुक ओवर कर लिया।
1 लाख के असेट और 20,000 की लायबिलिटी ले ली और वो वेंडर को एग्री कर रही है पे करने के लिए 70, तो नीचे डिफरेंस आया 10,000 कैपिटल रिजर्व। और अगर ऐसी सिचुएशन होती कि वेंडर को पे कर रही है समवेयर ज्यादा अमाउंट और ऊपर डिफरेंस आ रहा है तो उसको आप बोलते हैं गुडविल। तो होपफुली आपको खरीदने की असेट खरीदने की एंट्री समझ में आ गई। कई बार लायबिलिटी गिवन नहीं होती, लिखा होता है सिर्फ 1 लाख के असेट खरीद लिया कंपनी ने तो असेट टू वेंडर 1 लाख सेम अमाउंट लिखी जाती है। अब वेंडर को आपको इधर 70,000, 90,000 या 1 लाख रुपीज पे करने हैं। वेंडर को आप अगर डिबेंचर्स इशू कर दो, अगर आपने डिबेंचर इशू किए और डिबेंचर इशू कर दिए एट पार, तो क्या एंट्री बनेगी? एंट्री बनेगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर, करेक्ट। अगर आप वेंडर को डिबेंचर इशू कर दो एट प्रीमियम, तो एंट्री क्या बनेगी? अभी अभी पार प्रीमियम डिस्काउंट की एंट्री बनाई थी, वही एंट्रीज है। तो आप वेंडर को अगर प्रीमियम पर डिबेंचर इशू करते हो तो वेंडर टू X% डिबेंचर, जब भी डिबेंचर प्रीमियम पर इशू होते हैं तो क्या एंट्री होती है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। होपफुली आपको समझ में आ गया। अगर आप वेंडर को डिबेंचर इशू कर दो एट डिस्काउंट, ये दो केसेस मैंने आपको शेयर्स में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे थे, बट शेयर्स कभी भी डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकते थे, सिर्फ स्वेट इक्विटी एक क्लास डिस्काउंट पर इशू हो सकती थी, बट डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं। तो अगर डिस्काउंट पर आप डिबेंचर इशू करते हो तो क्या एंट्री बनती है? वेंडर डेबिट टू X% डिबेंचर, डिफरेंस ऊपर आएगा, इसको आप लिखोगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। कई बार हम गलती कर देते हैं कि आपने असेट खरीदा और वेंडर को आप कम अमाउंट पे कर रहे हो, नीचे डिफरेंस आ गया तो आप लिखते हो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और अगर ऊपर डिफरेंस आ गया तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। डिस्काउंट या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एट द टाइम ऑफ इशू ही आता है। अगर आप डिबेंचर्स को पार प्रीमियम या डिस्काउंट पर इशू कर रहे हो तो अकॉर्डिंगली सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर नीचे वाली एंट्री में आप अकॉर्डिंगली क्रेडिट या डेबिट करते हैं। अगर आप एट द टाइम ऑफ परचेज बैलेंसिंग फिगर को चेक कर रहे हो तब आप नीचे डिफरेंस आया तो कैपिटल रिजर्व, ऊपर आया तो गुडविल। होपफुली आपको ये एंट्री समझ में आ गई। तीनों सिचुएशन में एक चीज और आपको याद रखनी है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालेंगे। नंबर ऑफ डिबेंचर्स वो कैसे निकालेंगे? अमाउंट पेबल, जो अमाउंट आपको वेंडर को पे करनी है। अगर डिबेंचर्स पार पर हैं तो जो भी फेस वैल्यू है सपोजिबली 100, अगर फेस वैल्यू 100 है तो 100। अगर वो प्रीमियम पर है तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालेंगे 100 प्लस प्रीमियम। अगर वो डिस्काउंट पर है तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स आप निकालेंगे 100 माइनस डिस्काउंट। होपफुली आपको समझ में आ गया। कंपनी असेट खरीदती है वेंडर से, फिर वेंडर को वो डिबेंचर इशू कर सकती है एट पार, तो अमाउंट नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकालेगी? जो भी अमाउंट उसको पे करना है अपॉन 100, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाएंगे, अकॉर्डिंगली उनकी वैल्यू पुट कर देगी। अगर कंपनी वेंडर को डिबेंचर्स इशू करती है एट प्रीमियम तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स आएंगे अमाउंट पेबल अपॉन 100 प्लस प्रीमियम से, अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ शेयर्स की मल्टीप्लाई कर 120, 120 अगर एग्जांपल है प्रीमियम का, 100 का डिबेंचर 120 पर, तो ऊपर 120 की मल्टीप्लाई उस नंबर ऑफ डिबेंचर से, यहाँ 100 और यहाँ 20। अगर कंपनी डिबेंचर इशू कर देती है डिस्काउंट पर तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालेंगे अमाउंट पेबल अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट से, जो भी अमाउंट होगी अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ शेयर्स जो आपने निकाले, नंबर ऑफ डिबेंचर्स जो आपने निकाले उसकी मल्टीप्लाई, जैसे 100 का डिबेंचर 90 पर इशू किया तो जो नंबर ऑफ डिबेंचर आए इंटू 90 इंटू 10 और यहाँ फेस वैल्यू 100। कई बार क्या होता है कि आपको वेंडर को पे करना है समवेयर 70,000, लेकिन आपने उसे 70 में से 10 का एक अपना बिल दे दिया या एक प्रोमिसरी नोट दे दिया, तो उस सिचुएशन में आप क्या बनाते हो? एक एंट्री बना देते हो वेंडर टू बीपी, मतलब आप रेडी कर दिए उसको 10,000, आपने 10 का एक प्रोमिसरी नोट दे दिया अपना, 10 का कोई बिल पकड़ा दिया या 10 का बैंक ड्राफ्ट दे दिया, तो वेंडर टू बीपी या टू बैंक आप लिख देते हो। उस सिचुएशन में आप जो अमाउंट पेबल लिखोगे वो 70 माइनस 10 60,000 यहाँ लिखेंगे। अब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बता सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो समझ में आई। इफ यू फाइंड दिस वीडियो फ्रूटफुल तो इसको लाइक और शेयर करें ताकि मैक्सिमम बच्चे इससे बेनिफिट डिराइव कर पाएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल टू। थैंक यू।